नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार जो क्लासें चल रही हैं, इसमें आज मैंने 1 जुलाई से हिंदी के मिक्स क्वेश्चन की क्लास लगाई है। तो सभी साथी हमारी इस वीडियो के साथ अवश्य जुड़ें। अगर सभी लोग टॉपिक वाइज अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इससे पहले हम हिंदी के सभी वीडियो टॉपिक वाइज इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो अब साथी सभी लोग प्रैक्टिस सेट के लिए मिक्स क्वेश्चन के साथ हमारे इस वीडियो के साथ अवश्य जुड़ें। तो इस वीडियो में मैंने उन सभी क्वेश्चनों का संकलन किया हुआ है जो कि हमारी पुलिस की परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। तो आइए अब हम गौर करेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है वर्ण, ऑप्शन डी है अक्षर। तो जो ध्वनियाँ दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। तो इस प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्यंजन ध्वनियाँ जो होती हैं ये दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं और जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाते हैं। इनमें कोई भी ध्वनि मिक्स नहीं की जाती है। तो आइए अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी त्र, ऑप्शन सी ज्ञ, ऑप्शन डी फ। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फ वर्ण जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। फ वर्ण जो है ये पा वर्ग के अंतर्गत आता है। जबकि हमें पता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। वो कौन कौन से हैं, क्षेत्र, ज्ञ और स्र। ये 4 वर्ण जो हैं संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो अब ये संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से हैं, ये संयुक्त व्यंजन किस किस व्यंजन के मेल से बने हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। इसमें हम देखेंगे जो छ है ये का और सा से मिलकर बना है। त्रा जो है ये ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो है ये जा और वहाँ से मिलकर बना है। स्रा सा और रा से मिलकर के बनता है। ये फा जो है ये पा वर्ग का वर्ण है। तो इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो फा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी में छ का क्रम जो है किस वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 का, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी त्र। तो ये जो छ वर्ण है ये किस वर्ण के बाद आता है। तो अभी हमने देखा पीछे क्या देखा कि ये छ जो है का और सा से मिलकर बना है। छ किस किस से मिलकर बना है, का और सा से मिलकर के। तो छ वर्ण जो है का वर्ण के बाद आता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी प्रकार से पूछा जाए कि त्रावर्ण किसके बाद आता है तो ये ता के बाद आएगा। ज्ञावर्ण किसके बाद आता है तो ये जा के बाद आएगा। श्रावर्ण पूछा जाए किसके बाद आएगा
तो ये सा के बाद आएगा। चलिए इस प्रकार हम अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द ये रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य। चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द कौन सा होता है? रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिसके टुकड़े करने के बाद हमें उसका सार्थक अर्थ प्राप्त न हो। जैसे ऑप्शन ए में है बंदर, ऑप्शन बी बंदरिया, ऑप्शन सी धीरे धीरे, ऑप्शन डी लंबोदर। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि किस शब्द में रूढ़ शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंदर। बंदर शब्द जो है ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। बंदर किसके अंतर्गत आएगा? रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। जबकि देखें ऑप्शन बी बंदरिया, तो बंदरिया में कौन सा शब्द है? तो इसके अंतर्गत आएगा यौगिक शब्द, क्योंकि यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी प्रत्यय या उपसर्ग से मिलकर के बने होते हैं। तो इस बंदरिया में क्या है? बंदर शब्द में या प्रत्यय जुड़ा होने के कारण ये हमारा हो जाएगा यौगिक शब्द। और ये जो धीरे धीरे और लंबोदर ये शब्द जो है ये योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने रूप होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने रूप होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने रूप होते हैं? तो वो होते हैं 4। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है। तो द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें पहला शब्द संख्यावाची होता है उसे हम कहते हैं द्विगु समास। तो इसमें देखना है कि कौन सा द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन ए पंचानन, ऑप्शन बी नववधु, ऑप्शन सी त्रिवेणी, ऑप्शन डी नवरत्न। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द द्विगु समास का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नववधु। नववधु में
द्विगु समास नहीं है। जबकि पंचानन 5 हैं आनन, त्रिवेणी 3 नदियों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। तो इस प्रकार नववधु में नव का अर्थ होता है नई से। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी में द्विगु समास नहीं होगा। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि इसमें थोड़ी टाइपिंग में गलती हो गई है। इसमें लिखा होता है यहाँ कि 3 बेर खाती थीं वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थीं वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो 3 बेर खाती थीं वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें अलंकार होगा ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर बेर शब्द जो है 2 बार आया है और जिसमें दोनों बेर का अर्थ अलग अलग है। प्रथम बेर का अर्थ है किसी फल से, 3 बेर खाती थी, बेर एक फल है वह बताया गया है, और इधर जो है वे 3 बेर खाती थी, और दूसरे बेर का अर्थ है समय से कि 3 बार खाने से, है ना। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो तो उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो इस उदाहरण में हम देखेंगे कि इसमें रघुपति में रा, राघव में रा, राजा में रा, राम में रा। तो इधर रा ये सभी वर्ड जो है बार बार आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वर्ड बार बार आता है उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा मनोबल का सही संधि विच्छेद बताइए। मनोबल का सही संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन ए मानो प्लस बल, ऑप्शन बी मन प्लस बल, ऑप्शन सी मनः प्लस बल, ऑप्शन डी म प्लस नोबल। तो मनोबल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनः प्लस बल। मनः प्लस बल बराबर होगा मनोबल, जो कि संधि का कौन सा भेद है? ये विसर्ग संधि को दर्शाता है। मनोबल में कौन सी संधि होगी? तो वो होगी हमारी विसर्ग संधि। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा महर्षि में कौन सी संधि है? महर्षि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। तो महर्षि में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुण संधि। महर्षि में कौन सी संधि है? तो महर्षि में है गुण संधि। तो गुण संधि कौन सी संधि होती है? जिसमें ए या ओ की मात्रा चढ़ी हो, ठीक है, और जिसमें ऋषि शब्द प्रयोग किया जाए तो वहाँ होती है हमारी गुण संधि। तो चलिए
इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि छंद से संबंधित गणों की सही संख्या कितनी है। यानी कि छंद में जो गण प्रयुक्त होते हैं उनकी सही संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो गणों की सही संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। छंद में गणों की संख्या होती है 8। कौन कौन से? यगड़, मगड़, तगड़ और रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़ और लगड़। इस प्रकार छंद में 8 गण होते हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं जिसमें 14 और 12 पर यति होती है। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं जिसमें 14 या 12 पर यति होती है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी गीतिका, ऑप्शन डी हरिगीतिका। तो इसमें बताना है कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गीतिका छंद में जो है 26 मात्राएं होती हैं। गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं जिसमें 14 और 12 पर यति होती है। इसी प्रकार देखें ऑप्शन डी हरगीतिका। हरगीतिका में जो है 28 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी में है चौपाई। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए है दोहा। दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। चलिए इसी के साथ आप अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना, में कौन सा अलंकार है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना, में कौन सा रस है। ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी भयानक रस। तो ये जो है छंद महात्मा कबीरदास के द्वारा लिखा हुआ है। तो इस छंद में कौन सा रस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांत रस। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। तो इस छंद में शांत रस प्रयुक्त हुआ है। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा संचारी भावों की सही संख्या कितनी है। संचारी भावों की सही संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 33। तो संचारी भावों की सही संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 33। संचारी भावों की सही संख्या होती है 33। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन ए योगीराज, ऑप्शन बी योगीराज, ऑप्शन सी योगराज, ऑप्शन डी योगीराजा। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी में कौन सा शब्द लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योगीराज। योगीराज जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि बहुत से लोग क्या कहेंगे योगीराज।
योगी राज अशुद्ध है, जबकि शुद्ध होगा योगी राज। गा पर छोटी ई की मात्रा चढ़ेगी, ठीक है, ना कि बड़ी ई की। इस प्रकार ऑप्शन ए, सी और डी ये गलत हो जाएंगे, जबकि शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है किस ऑप्शन में सही वर्तनी लिखी गई है। ऑप्शन ए कुमुदिनी, ऑप्शन बी कुमधुनी, ऑप्शन सी कुमदिनी, ऑप्शन डी कुमदनी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 18 में कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमदिनी जो है ये शुद्ध वर्तनी में लिखी गई है। जबकि ऑप्शन ए और सी ये सिमिलर लिख गए हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए और सी जो है ये शुद्ध वर्तनी में लिखे गए हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्षुधा शब्द का विलोम होगा। क्षुधा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए तृष्णा, ऑप्शन बी तरस, ऑप्शन सी तृप्त, ऑप्शन डी मृग तृष्णा। तो क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तृप्त। ऑप्शन नंबर सी तृप्त। क्षुधा का अर्थ होता है भूख, तो क्षुधा का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तृप्त। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, गरल शब्द का विलोम होगा। गरल शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अमृत, ऑप्शन बी अमीय, ऑप्शन सी सुधा, ऑप्शन डी पीयूष। तो गरल शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुधा। गरल का विलोम होगा सुधा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्रताड़ना, ऑप्शन बी पश्चाताप, ऑप्शन सी प्रायश्चित, ऑप्शन डी हार मान लेना। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए क्या एक शब्द होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, उसे कहते हैं हम प्रायश्चित। क्या कहते हैं? प्रायश्चित। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी ईशान, ऑप्शन सी वायव्य, ऑप्शन डी नैऋत्य। तो इस प्रकार उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होता है ईशान। क्या होता है? ईशान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट कुछ और क्वेश्चन, जिस प्रकार हम देखेंगे कि दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को कहते हैं आग्नेय। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं नैऋत्य। तो ये चारों दिशाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे परीक्षा में हर बार एक क्वेश्चन बनता है। पिछले जो 17 या 18 फरवरी को पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए कौन सा शब्द सही होगा, तो उसमें था ऑप्शन नंबर बी, ईशान। इसी प्रकार से अब की बार दक्षिण और पूर्व के बीच में पूछ सकता है, उत्तर पश्चिम के बीच पूछ सकता है, दक्षिण पश्चिम के बीच पूछ सकता है। तो आप सभी को ये चारों दिशाएं ज़रूर ही याद कर लेनी चाहिए। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा अंबर का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी प्रकाश। तो अंबर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश जो है ये अंबर का अर्थ नहीं है। जबकि अंबर बादल को भी कहते हैं, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं और अंबर आकाश को भी कहते हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कंज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कंज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी ध्वजा, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी अमृत। तो कंज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वजा। ध्वजा जो है ये कंज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जबकि कंज ब्रह्मा को कहते हैं, कंज कमल को भी कहते हैं, कंज अमृत को भी कहते हैं, जबकि ध्वजा को कहते हैं केतु। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है? ऑप्शन ए ब्रह्मचारी होना, ऑप्शन बी दरिद्रता में आनंद मनाना, ऑप्शन सी पहलवानी करना, ऑप्शन डी व्यायाम करना। तो लंगोटी में फाग खेलने का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरिद्रता में आनंद मनाना। दरिद्रता में आनंद मनाना लंगोटी में फाग खेलना होता है। चलिए ये थे आज के हमारे कुल 25 क्वेश्चन। तो सभी साथियों को हमारे द्वारा तैयार किए गए ये कंटेंट कैसा पसंद आया? अगर सभी साथियों को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू साथियों। इसी के साथ आप सभी को हमारी तरफ से राम राम, राधे राधे।